नमस्कार। हाँ। आज हम दिल्ली सल्तनत के बिल्कुल शुरुआती दौर में चलते हैं। हाँ, यानी गुलाम वंश पर। बिल्कुल, गुलाम वंश। हमारे पास गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का आरंभिक युग से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज हैं, तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सही। हमारा मकसद रहेगा 1206 से 1290 तक। ये जो दौर था, इसके मुख्य शासक कौन थे, क्या किया उन्होंने, और कुछ दिलचस्प बातें। हाँ, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि राजधानी दिल्ली थी और जो राजकाज की भाषा थी वो फारसी थी। हाँ, फारसी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले जाहिर है संस्थापक हाँ। कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, ऐबक। सुना है ये पहले मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, फिर सेनापति बने और 1206 में सुल्तान। हाँ, बिल्कुल। गुलाम से सुल्तान बनने की ये कहानी यहीं से शुरू होती है एक तरह से। और सिर्फ 4 साल 1210 तक ही राज कर पाए। लेकिन एक नाम सुना है इनका, लखना बख्श, लाखों का दान देने वाला। हाँ हाँ, कहा जाता है कि वो बहुत दरियादिल थे, इसलिए ये उपाधि मिली। ऐबक का सबसे बड़ा काम तो मतलब सल्तनत की नींव रखना था। और इमारतें दिल्ली में कुछ बनवाया उन्होंने। बिल्कुल। दिल्ली की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद उन्होंने ही बनवाई। अच्छा। और जो आज दिल्ली की पहचान है कुतुब मीनार, उसका निर्माण भी ऐबक ने ही शुरू करवाया था। ओ, शुरू कराया था, पूरा नहीं किया? नहीं, पूरा नहीं कर पाए। 1210 में उनकी मौत हो गई। वो चौगान मतलब पोलो जैसा खेल खेलते हुए घोड़े से गिर गए थे। ओ, अचानक मौत। हाँ। तो उनके बाद? उनके बाद बहुत थोड़े वक्त के लिए आराम शाह आए, नाम के ही आराम थे शायद। हाँ, कमजोर शासक रहे। बिल्कुल। फिर सत्ता संभाली इल्तुतमिश ने 1211 से। इल्तुतमिश, ये तो ऐबक के दामाद थे और शायद गुलाम भी है। हाँ, वो भी ऐबक के गुलाम थे। तो देखिए, गुलाम वंश नाम ऐसे ही नहीं है। सही बात है। तो इल्तुतमिश ने क्या खास किया? ऐबक ने तो नींव रख दी थी, सही पकड़ा आपने। इल्तुतमिश ने उस नींव पर इमारत खड़ी की। दिल्ली को सही मायनों में राजधानी उन्होंने बनाया। अच्छा। और वो कुतुब मीनार, हाँ। वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। अच्छा, तो मीनार का क्रेडिट इल्तुतमिश को जाता है। हाँ, पूरा करवाने का। और आर्थिक तौर पर भी बड़े काम किए, जैसे स्टैंडर्ड सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जिटल। मतलब एक प्रॉपर करेंसी सिस्टम। बिल्कुल। और प्रशासन में इक्तादारी प्रथा को व्यवस्थित किया। इक्तादारी ये क्या थी? मतलब अपने अमीरों और सेनापतियों को तनख्वाह के बदले जमीन का राजस्व वसूलने का अधिकार देना। इससे सल्तनत का नियंत्रण दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा। अच्छा, स्मार्ट तरीका था। हाँ, और एक और चीज, 40 तुर्की अमीरों का एक गुट बनाया, तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा। चालीसा, ये सलाहकार थे। हाँ, शुरुआत में तो सलाहकार और मददगार थे, लेकिन बाद में ये गुट बहुत ताकतवर हो गया। और हाँ, इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से मान्यता भी ली, जिससे उनकी हुकूमत को एक धार्मिक वैधता मिली। वाह, काफी कुछ किया इल्तुतमिश ने। इनके बाद कौन आया, कोई खास? इनके बाद आई उनकी बेटी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, हाँ ये नाम तो सुना है। 1236 से 1240, भारत की पहली और अकेली महिला मुस्लिम शासक। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने के लिए। और कहते हैं वो मर्दों वाले कपड़े पहनकर बिना पर्दे के दरबार लगाती थी। हाँ, उन्होंने सुल्तान की तरह ही शासन करने की कोशिश की, लेकिन ये आसान नहीं था। क्यों, क्या दिक्कत हुई? वही चालीसा, वो तुर्की अमीर, उन्हें एक औरत का हुक्म मानना गवाना नहीं था। और जब रजिया ने एक गैर तुर्क जमालुद्दीन याकूत, जो एक हबशी अमीर थे, उन्हें अमीर आखूर यानी अस्तबल का प्रमुख बनाया, तो वो और भड़क गए। ओह, पद का मामला था या कुछ और? पद का भी था और शायद नस्लीय तनाव भी। तुर्की अमीर अपनी सत्ता में किसी बाहरी को, खासकर एक गैर तुर्क को, ऊंचा उठता नहीं देखना चाहते थे। तो फिर? बस इन्हीं अमीरों ने साजिशें की। रजिया को काफी संघर्ष करना पड़ा और आखिरकार 1240 में उनकी हार हुई और मृत्यु हो गई। बहुत छोटा शासनकाल रहा। दुखद अंत। रजिया के बाद माहौल तो काफी बिगड़ गया होगा। वो चालीसा वाले अमीर और ताकतवर हो गए होंगे। हाँ, कुछ समय अस्थिरता रही। फिर एक और बड़ा नाम सामने आया, गयासुद्दीन बलबन। बलबन, हाँ इनका नाम भी काफी सुना है। 1266 से 1287 तक। ये भी तो इल्तुतमिश के गुलाम थे और चालीसा में भी थे। बिल्कुल, वो खुद चालीसा के सदस्य थे, इसीलिए वो उसकी ताकत और उसके खतरे दोनों को अच्छी तरह समझते थे। तो सुल्तान बनने के बाद उन्होंने क्या किया चालीसा का? सुल्तान बनते ही उनका पहला काम था सुल्तान के पद की इज्जत और रोब को दोबारा कायम करना। कैसे? बहुत सख्ती से। उन्होंने दरबार में ईरानी रस्में शुरू की, सिजदा
और पाइबोस। सिजदा और पाइबोस, ये क्या था? सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, और पाइबोस मतलब सुल्तान के कदम चूमना। अरे बाप रे, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये सुल्तान को लगभग ईश्वर जैसा दर्जा देने की कोशिश थी। उन्होंने खुद को नियामत खुदाई कहा। नियामत खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर की छाया। सोचिए, एक पूर्व गुलाम खुद को ये कहलवा रहा है। गजब। ये सब चालीसा को काबू करने के लिए? बिल्कुल, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। और फिर उन्होंने धीरे धीरे उसी चालीसा को खत्म कर दिया जिसने उन्हें ऊपर चढ़ने में मदद की थी। अच्छा, जड़ी काट दी। हाँ, वो जानते थे कि ये अमीरों का गुट हमेशा सुल्तान के लिए खतरा बना रहेगा। इसके अलावा मंगोलों का खतरा था उस वक्त। हाँ, मंगोल आक्रमण। तो बलबन ने उनसे बचाव के लिए सरहदों पर किलेबंदी मजबूत की और पूरे राज्य में जासूसों का एक तगड़ा नेटवर्क बनाया। मतलब पूरी पकड़ बना ली थी उन्होंने। हाँ, लेकिन कहते हैं कि उनके अपने बेटे शहजादा मोहम्मद, जो मंगोलों से लड़ते हुए मारे गए थे, उनकी मौत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। ओह, तो बलबन के बाद क्या हुआ? क्या सल्तनत मजबूत रही? नहीं, बलबन के बाद जो आए, जैसे उनके पोते कैकूबाद, वो बहुत कमजोर और अय्याश निकले। तो फिर सल्तनत बिखरने लगी। हाँ, प्रशासन ढीला पड़ गया और इसी कमजोरी का फायदा उठाया एक तुर्क सरदार जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी? हाँ, एक 1290 में उन्होंने आखिरी कमजोर शासक को हटाकर खुद तख्त पर कब्जा कर लिया और यहीं गुलाम वंश खत्म हो गया। और खिलजी वंश की शुरुआत हुई। बिल्कुल। तो ये थी कहानी गुलाम वंश की। ऐबक से शुरुआत, फिर इल्तुतमिश का मजबूत करना, रजिया का एक साहसिक लेकिन छोटा दौर, और फिर बलबन की सख्ती। काफी उतार चढ़ाव रहे। हाँ, और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ये जो शासक थे, इनमें से कई तो खुद गुलाम थे, तो उन्होंने अपनी सत्ता को, अपने राज करने के अधिकार को कैसे सही ठहराया होगा? अच्छा सवाल है। खासकर बलबन का खुद को नियामत खुदाई कहना, ये उस वक्त के समाज, राजनीति और सत्ता की सोच के बारे में हमें क्या बताता है? कैसे व्यक्तिगत काबिलियत और रणनीतियों से सत्ता हासिल की जाती थी और